हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एग्जाम्पुर एंड वेलकम ऑन अ न्यू शॉर्ट वीडियो क्लास जिसका हमारा टॉपिक होगा सक्षम पोर्टल एंड सीविड मिशन। ठीक है, क्या है सीविड का इंपॉर्टेंस, सक्षम पोर्टल क्या है, सक्षम पोर्टल को हम इन शॉर्ट डील करेंगे, सीविड मिशन को देखेंगे, सीविड मिशन की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सीविड को एक नए तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग असेसमेंट एंड काउंसिल, जिसको टाइफैक बोलते हैं, टाइफैक ने दो प्रोग्राम बेसिकली लॉन्च किए हैं। एक है सक्षम, सक्षम का फुल फॉर्म है श्रमिक शक्ति मंच, ये एक जॉब पोर्टल है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम देखते हैं। दूसरा सीविड मिशन इन्होंने लॉन्च किया है डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, तो क्या है थोड़ा सा देख ले। टाइफैक क्या है? टाइफैक बेसिकली एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना है आपको, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो 1988 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, 1988 में स्टैब्लिश हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। ठीक है, जब इस तरीके की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई नया इनिशिएटिव लेती है तो ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा बैकग्राउंड हमको याद करना जरूरी होगा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में टाइफैक आता है। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? इसका उद्देश्य है टू असेस द टेक्नोलॉजी ट्रैजेक्टरी, मतलब टेक्नोलॉजी के सेक्टर में क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं उसे ट्रैक आउट करना और सपोर्ट द इनोवेटिव सिस्टम। ठीक है, क्या हम नए इनोवेशन कर सकते हैं उसमें अपना सपोर्ट इंश्योर करना, ये सारा इनका उद्देश्य होता है। ठीक है, तो जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं उस पर मेनली फोकस करना। अब सक्षम पोर्टल बेसिकली क्यों बनाया जा रहा है? सक्षम पोर्टल जो है वो एमएसएमई सेक्टर को, एमएसएमई सेक्टर में रोजगार बढ़ाने के लिए, एमएसएमई सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। तो जितने भी एमएसएमईज हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इन एंटरप्राइजेस में डायनामिक ये एक पोर्टल है जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, जॉब या स्किल मैपिंग का काम करेंगे। जितने भी लोग जिस फील्ड में स्किल्ड हैं उनका एक प्रॉपर डैशबोर्ड बनेगा, उनका एक प्रॉपर मैनेजमेंट होगा। ठीक है, और इसके तहत करीब 10 लाख ब्लू कॉलर जॉब बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग और शॉप फ्लोर पर काम करते हैं वो ब्लू कॉलर जॉब कहलाते हैं। ब्लू कॉलर जॉब्स जो है वो इसके माध्यम से क्रिएट होंगे। तो जैसे टेक्नीशियन हो गए, मैकेनिक्स हो गए, नॉन फार्म वर्कर्स हो गए, ठीक है, कैब ड्राइवर्स हो गए, सिक्योरिटी गार्ड्स, ये सब कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, ये ब्लू कॉलर जॉब में आते हैं। व्हाइट कॉलर जॉब है अकाउंटेंट हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं। ठीक है, ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सब व्हाइट कॉलर जॉब। ये थोड़ा सा एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था। तो अगर हम देखें फीचर क्या है, फीचर है हाई टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट। इसका मतलब है कि सक्षम के माध्यम से बेसिकली एक जियोस्पैटियल इंफॉर्मेशन बनेगी, किस एरिया में किस तरीके के स्किल्ड वर्कर हैं, कौन कौन हैं, उनका एक पूरा डिटेल होगा। उनका अगर एनालिसिस ऑफ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, श्रमिक के तहत उनका स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह भी कराया जाएगा और किस किस सेक्टर में उनको एम्प्लॉय किया जा सकता है उसके बारे में सक्षम जो है पोर्टल एक ऑटोमेटेड अपग्रेडेशन मोड में चलेगा। ठीक है, अपने आप जो जिस तरीके की ट्रेनिंग लेगा अपने आप ऐड हो जाएगा कि ये वर्कर इस एरिया में इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करने वाला है। अब एमएसएमई सेक्टर वहां पर जब उनको फाइंड आउट करना हो, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन या फिटर फाइंड आउट करना हो अपने एरिया में, तो उस पोर्टल पे जाकर के अपने एरिया में वो सर्च आउट कर सकते हैं कितने इलेक्ट्रिशियन हैं जिनको वो एम्प्लॉय कर सकते हैं, किसके पास कितना। तो एक तरीके से Naukri.com जैसा एक सीवी मैनेजमेंट वाला है, उसी तरीके का एक ये जियोस्पैटियल, मतलब एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में उसका एक मैपिंग करने का काम ये करेगा। ठीक है, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है? इसके एडवांटेज है इट विल एम्पावर श्रमिक बाय प्रोजेक्टिंग देयर कैंडिडेचर डायरेक्टली टू द एमएसएमईज। तो सीधे एमएसएमईज को उनका पता होगा कि इसे हम हायर कर सकते हैं। ठीक है, और उनके जो स्किल और प्रोफिशिएंसी का लेवल है वो भी इसके माध्यम से पता चल जाएगा। मिनिमाइज द माइग्रेंट्स, ठीक है, माइग्रेशन ऑफ श्रमिक। एक माइग्रेशन का जो इशू है वो बहुत हद तक इससे दूर हो सकता है, क्योंकि वर्कर्स अक्सर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़ी सिटीज में काम करने के लिए जाते हैं। इससे क्या होगा, वो अपने आसपास की ही किसी एमएसएमई में जॉब प्राप्त कर सकते हैं और एमएसएमई भी उनको आसपास से ही ढूंढ सकते हैं। तो एक माइग्रेशन का जो इशू है वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो श्रमिक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो श्रमिक पोर्टल के माध्यम से दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज के लिए क्या फायदा है? इंडस्ट्रीज को जो स्किल्ड वर्कर हैं वो आसानी से मिल जाएंगे, मिडिल मैन की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, जो जैसे ट्रेड यूनियन वगैरह से जुड़े हुए लोग होते हैं और ये सब जो मिडिल मैन होते हैं जो कि लेबरर्स को प्रोवाइड करवाते हैं, क्या होता है कि इंडस्ट्री से ज़्यादा वेजेस लेते हैं,
लेबरर्स को कम वेजेस देते हैं। इस तरीके की डिस्क्रिपेंसीज जो हैं वो भी दूर हो जाएंगी और इंडस्ट्रीज को एक वाजिब रेम्यूनरेशन दे करके श्रमिक यहां पर मिल जाएंगे। अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, असम है, ठीक है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, ये कुछ वो रीजन है जो कि मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं माइग्रेंट वर्कर्स में, ठीक है। तो 5 स्टेट ही 60% माइग्रेंट पॉपुलेशन जो है वो यहां पर सबसे ज्यादा आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन हो रहा है वो हो रहा है उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से। तो इस माइग्रेशन को भी एमएसएमई सेक्टर में जो ये इनिशिएटिव सक्षम का लिया जा रहा है, इस माइग्रेशन को भी यहां पर रोका जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो सक्षम पोर्टल के माध्यम से जो है एक नया डेटाबेस ही डेवलप हो जाएगा ओवरऑल। तो एक पूरे तरीके का नॉलेज मैनेजमेंट है। अब इसके अलावा एक और सीवीड मिशन जो है वो भी टाइफैक के तहत ही लॉन्च किया गया है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं सीवीड क्या है। जैसे घास फूस उगती है जमीन पर, उसी तरीके से ओशन में जो है वो सीवीड रहते हैं फ्लोटिंग करने वाले, ठीक है, सीवीड रहते हैं फ्लोटिंग करने वाले। तो एक इसका इंपॉर्टेंस हमको सिर्फ एक डेटा से पता चलता है कि ग्लोबली जो सीवीड है उसका प्रोडक्शन है 32 मिलियन टन, ठीक है, 32 मिलियन टन, जो कि करीब 12 बिलियन यूएस डॉलर का मॉनेटरी वैल्यू रखता है। अब आप सोचिए कि ये कितना बड़ा एक मार्केट है और इस मार्केट में सबसे ज्यादा चाइना के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब समुद्र से सीवीड निकालने का काम सबसे ज्यादा चाइना करता है 57%, इंडोनेशिया 28%, ठीक है, और थर्ड पोजीशन पर आता है साउथ कोरिया। इंडिया की बात करें तो भारत बहुत नॉमिनल प्रोडक्शन करता है 0.01%, विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। मतलब हमारी इकोनॉमी में सीवीड का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ओशन से जो इस तरीके के मॉनेटरी वैल्यू कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में होते हैं उसे हम ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, ब्लू इकोनॉमी। तो एक तरीके से फिशेस जो हम ओशन से लाते हैं वो भी हमारी ब्लू इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन है। वीड्स भी है जो ब्लू, तो वीड्स का ब्लू इकोनॉमी में जीडीपी में कोई भी योगदान नहीं है लगभग। तो अब बहुत सारी एडवांटेज जो है वो सीवीड्स की हैं, बहुत सारी, जैसे वियतनाम है, जितना भी इस तरीके की कंट्रीज हैं वहां पर सीवीड को डायरेक्टली ह्यूमंस के द्वारा खाया भी जाता है, ठीक है। वैसे भी हम देखें तो बहुत सारी घास हम खाते भी हैं, ठीक है। तो सीवीड जो है वो खाया जाता है और भारत में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हमारा 7,500 किलोमीटर का क्या है कोस्टल एरिया है, वहां पर हम बड़ी मात्रा में सीवीड उगा सकते हैं। फूड सिक्योरिटी में भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो इसी के कल्टीवेशन को मिशन मोड में चलाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्राइफेक जो संस्थान है वो सीवीड मिशन को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। तो अगर सीवीड का हम ग्रोथ देखें तो लगभग 12% की ग्रोथ इसने यहां पर अचीव की है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 2020 में 9.67% का ग्रोथ है और मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव है। आने वाले टाइम में ओशन पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। तो हमें सीवीड को भी, भारत को भी, जैसे जापान और दूसरी जो कंट्रीज हैं कोस्टल जो द्वीपीय देश हैं वो ज्यादातर सीवीड वगैरह को यूज करते हैं। भारत में इसका यूज कम होता है पर उसको भी अब हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो ओवरऑल हम देखें तो इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो है वो इस सेक्टर की बहुत ज्यादा है, इकोनॉमी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ये कर सकता है, ठीक है। तो करना क्या है मिशन के बारे में, मिशन में क्या किया जाएगा? मिशन में किया यह जाएगा कि मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म्स बनाए जाएंगे कोस्टल एरिया में, किनारे किनारे पर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यहां पर कोस्टल एरिया में कुछ मॉडल फार्म्स बनाए जाएंगे और वहां पर मछुआरों को, फार्मर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा सीवीड को उगाने के लिए। स्टैब्लिशमेंट ऑफ सीवीड नर्सरीज, यहां पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि कौन सी सीवीड हम यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, या इंडस्ट्री में कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सी सीवीड का प्रयोग हो सकता है। तो कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी, कल्चरल फूड हैबिट्स को देखते हुए सीवीड को हमें रिकॉग्नाइज करना है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, कैसे हम उसको प्रोसेस करके कुछ और नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये इस मिशन के तहत किया जाएगा। तो ओवरऑल एक सीवीड क्लस्टर डेवलप किया जाएगा, सीवीड वैल्यू चेन डेवलपमेंट जो है वो किया जाएगा और सीवीड्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि कौन कौन सी सीवीड जो है वो हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए कौन सा एरिया यूज किया जाएगा, कौन सा एरिया यूज किया जाएगा? इसके लिए एरिया यूज किया जाएगा हमारा कोस्टल एरिया, ठीक है, जिसमें 10 मिलियन हेक्टेयर या आप 5% ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया क्या होता है? हमारे कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल माइल
ठीक है, याद रखना है 200 नॉटिकल माइल तक का जो ओशन का एरिया होता है वो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, अब चारों तरफ हमारा एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 10 मिलियन हेक्टेयर एरिया विच इज 5% ऑफ EEZ। ठीक है, तो कोस्टल के किनारे वाले क्षेत्रों में ही हम इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि 50 मिलियन लोगों को इंप्लॉयमेंट जनरेशन करा सकता है। 5 करोड़ लोगों को लगभग इंप्लॉयमेंट इससे मिलेगा। एक पूरा नया सीवीड इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगा। नेशनल जो जीडीपी है उसमें भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन सीवीड का यहां पर होगा। ओशन प्रोडक्टिविटी जो है वो इनहैंस हो जाएगी। ठीक है, एल्गल ब्लूम, ये मैं अभी आपको आगे बताता हूं। एल्गल ब्लूम एक समस्या होती है ओशन में, वो यहां से दूर होगी। बहुत सारा कार्बन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एब्जॉर्प्शन भी इन एरियाज में होगा। ठीक है, ये हम देखते हैं ये कैसे है। और बायोफ्यूल वगैरह भी हम इससे बना सकते हैं। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसमें क्राइसोपा वगैरह हम यूज करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में पेस्टिसाइड के तौर पर क्राइसोपा भी एक तरीके का सीवीड है जो कि कीटनाशक के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो सीवीड को बेसिकली देख लें आप, पहले समझ लीजिए अब सीवीड क्या है। सीवीड क्या है उसका मैं फोटो भी आपको दिखा देता हूं। बहुत सारी घास, एक तरीके से कहिए समुद्र में पाई जाने वाली घास है। ठीक है, सो दे आर वेरी प्रिमिटिव मरीन नॉन फ्लावरिंग, इनमें फूल नहीं निकलता है। मरीन एल्गीज हैं, शैवाल हैं, जिसमें रूट्स नहीं होती है, स्टेम्स नहीं होती है। ठीक है, लीव्स नहीं होती है, बस एक लंबा सा स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, सर मेरी गाड़ी बोल ठीक है, ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो बहुत बड़ा एक लार्ज सीवीड जो है वो अंडर फॉरेस्ट एरिया होता है। ठीक है, या जिसको हम केल्प फॉरेस्ट कहते हैं। एक ये नाम, ये टर्म आपको यहां पर याद रखना है। केल्प क्या होते हैं वो भी मैं बताऊं। यहां पर कुछ स्पीसीज के नाम मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ये वो स्पीसीज हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है कि इनका हम प्रोडक्शन कर सकते हैं अपने सीवीड फार्मिंग एरिया में। ठीक है, तो यहां पर ये फोटो में आप देख लीजिए, ये सारे केल्प हैं, ये उगते हैं ओशन में। केल्प की खास बात क्या है, वो नीचे से अटैच रहते हैं। बाकी के सीवीड्स जो होती हैं वो फ्लोटिंग करती रहती हैं, तैरने वाली अवस्था में होती हैं। ठीक है, तो नाउ इनका लोकेशन कहां होता है। लोकेशन अगर हम देखें तो फाउंड मेनली इंटरटाइडल जोन। इंटरटाइडल रीजन कौन सा होता है, जब टाइड आता है तो टाइड जो है, हाई टाइड काफी ऊंचाई तक जाते हैं, लो टाइड नीचे तक रहते हैं। तो हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बीच का जो रीजन होता है ये इंटरटाइडल जोन होता है। ठीक है, तो इंटरटाइडल जोन में ये उगते हैं, आसानी से वहां पर पाए जा सकते हैं। डीप और शैलो वाटर एरिया में भी रहते हैं। बस एक चीज होनी चाहिए, वाटर में फोटिक सिचुएशन होने। फोटिक सिचुएशन मतलब लाइट अंदर की तरफ पेनिट्रेट करनी चाहिए आसानी से। एस्चुरीज एरिया में जहां पर रिवर ओशन में जाकर के मिलती हैं, एस्चुरी एरिया में जहां पर रिवर ओशन में मिलती हैं, ठीक है, खासकर ऐसे सीधा। डेल्टा में क्या होता है, रिवर ऐसे फैल जाती हैं ओशन में मिलने से पहले, और डेल्टा में रिवर्स जब मिलती हैं यहां पर बहुत सारा उसमें डस्ट होता है, उसमें सिल्ट होता है, जिसकी वजह से वहां पर विजिबिलिटी कम हो जाती है और लाइट जो है वो पानी के अंदर नहीं जाती है, तो वहां पर ये कम होते हैं। एस्चुरी एरिया में ये ज्यादा उगते हैं। डेल्टा एरिया में ये लगभग ना के बराबर रहते हैं। तो अगर हम देखें तो भारत में जो साउथ गल्फ ऑफ मन्नार वाला एरिया है वहां पर ये बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मरीन इकोसिस्टम। क्यों, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स को, सीवीड एब्जॉर्ब द एक्सेस न्यूट्रिएंट। रिवर्स में एग्रीकल्चरल रन ऑफ होता है, बहुत सारा यूरिया यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज का रन ऑफ होता है। तो इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चरल जो मटेरियल होते हैं जो रिवर्स के माध्यम से ओशन में पहुंचते हैं, उससे यूट्रोफिकेशन हो सकता है। यूट्रोफिकेशन क्या है, ऊपर पानी के ऊपर हरी हरी चादर का बिछ जाना, जिससे लाइट अंदर नहीं पहुंचती है और अंदर ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता है और वाटर डेड होने लगता है। तो ये क्या करते हैं, इस तरीके का एक्सेस न्यूट्रिएंट जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में ऊपर ग्रीन प्लैंक्टन्स तैरने लगते हैं, उन एक्सेस न्यूट्रिएंट को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लैंक्टन्स की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन करने से ये रोकते हैं। दे आर अबेटिंग नेचुरल एनरिचमेंट एज एल्गल ब्लूम। बहुत सारा एल्गीज उग गया,
तो वाटर क्या होगा, कवर अप हो जाएगा, अंदर लाइट नहीं पहुंचेगी, मछलियों को प्रॉब्लम हो जाएगी, अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके की एक प्रॉब्लम जो है वो यहां पर क्रिएट होती है, जिसको ये रोकने का काम करते हैं। आयरन सिक्वेस्टर होते हैं, ये क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए आयरन पर डिपेंडेंट होते हैं। अब आयरन वगैरह जो है वो ओशन में पहुंचता है इंडस्ट्रियल रन ऑफ की वजह से, तो वहां पर आयरन का लेवल ज्यादा होने की वजह से दूसरे मरीन ऑर्गेनिजम्स को प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या करते हैं, जो एक्सेस आयरन होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और वाटर को आयरन की एक्सेसिबिलिटी से बचाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में, और ये खुद न्यूट्रिएंट होते हैं जिन पर दूसरे जीव इनको खा करके जिंदा रहते हैं। ह्यूमन भी अब इनको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन वगैरह रिलीज करते हैं। तो यहां पर मैंने एक ही पीपीटी में दिखा दिया है इनका क्या इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम की फंक्शनिंग के लिए, वाटर क्वालिटी को बनाए रखने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, फूड स्टॉक को इंप्रूवमेंट करने के लिए, स्टेबलाइज द शोर लाइन, किनारों की तरफ ये उगते हैं तो कोस्टल एरिया का सॉइल इरोजन को भी ये रोकते हैं, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वगैरह इनसे होता है, ठीक है। वियतनाम वगैरह में लोग इनको निकाल करके बेचते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, ठीक है, और ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग भी यहां पर होता है, ठीक है। तो इस एक स्लाइड के माध्यम से मैंने इनका इंपॉर्टेंस यहां पर आपको बता दिया। क्लाइमेट मिटिगेशन में अगर हम देखें तो एक बहुत छोटा सा बात इनके बारे में आपको याद रखना है कि 9% ऑफ द ओशन विद सीवीड, ये 9% ओशन एरिया में अगर हम सीवीड को उगा लेते हैं, ठीक है, तो 53 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनुअली ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो एक तरीके का कार्बन सिंक करने का, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का ये काम करते हैं। इसीलिए इनको उगाना ओशियन एफॉरेस्टेशन कहलाता है। जैसे आप लैंड पर जंगल लगाते हैं तो एफॉरेस्टेशन होता है, इसे ओशियन एफॉरेस्टेशन कहते हैं अगर हम सीवीड का फार्मिंग करते हैं, और ये बड़ी मात्रा में कार्बन का रिमूवल कर सकते हैं वहां से, ठीक है। तो ये एक इनकी बहुत मेजर इंपॉर्टेंस है। इनको फर्टिलाइजर के तौर पर यूज किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। इंक्रीज एक्वाकल्चर प्रोडक्शन, जब हम एक्वाकल्चर करते हैं, श्रिम्प फार्मिंग, ये सब मछली पालन ये सब करते हैं, तो वहां पर ये फूड के तौर पर यूज किए जाते हैं। इनको अगर हम जानवरों को खिलाते हैं तो जानवरों के मल से जो डंग होता है उससे मीथेन का एमिशन कम होता है। मीथेन का एमिशन कम मतलब ग्लोबल वार्मिंग के रिडक्शन में भी ये काम करते हैं, ठीक है। सो दे कैन बी बरीड इन बीच ड्यून एरिया, बीच के किनारे किनारे पर इनको लगाया जा सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से कोस्टल रीजन में सॉइल इरोजन जो है वो कम हो जाएगा। यूज एन एज एन इंग्रेडिएंट प्रिपेयरिंग टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक, पेंट इंडस्ट्री, तो कई सारे हमारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में सीवीड काम करते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं सीवीड का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है ह्यूमन लाइफ के लिए। और अब भारत सरकार बहुत फोकस तरीके से सीवीड का प्रोडक्शन हमारे कोस्टल रीजन में लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर एरिया में करने जा रही है, जो कि हमारी इकोनॉमी में ब्लू इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन को बढ़ाएगा, ठीक है। और दूसरे भी फायदे जो इकोसिस्टम को, इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को हो सकते हैं, उनको भी अंजाम दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इन शॉर्ट मैंने बहुत सारे पॉइंट यहां पर इंक्लूड कर दिए हैं। एक शॉर्ट नोट्स बना करके आप एक इंपॉर्टेंट चीज जो है यहां पर एक समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद आई हो क्लास तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरों को भी इसका फायदा हो और मुझे भी उसका मोटिवेशन मिले। Till then, thank you so much.